कार्बनिक रसायन के बारे में बताया जा रहा था। इसके पिछली कक्षाओं में बहुत सारी बातें बता चुके हैं। क्या क्या बताया जा चुका है, एक बार उसको फिर ध्यान से समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। बताया गया था कि कार्बनिक रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। अर्थात इसमें जो भी आप पढ़ेंगे, जितने भी यौगिक पढ़ेंगे उसमें कार्बन अवश्य होगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक आप सभी जानते हैं 6, परमाणु भार 12 होता है और इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात कार्बन 4 संयोजी तत्व होता है। देयर आर 4 वैलेंसीज इन कार्बन एटम। शुरू में कार्बनिक यौगिकों के बारे में यह धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों को हम बना नहीं सकते हैं प्रयोगशाला में। इस बात को कहने वाले वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। इसके पहले इनका नाम सब बताया जा चुका है। इनका मानना था, ये 1815 में इन्होंने इस बात को कहा था कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक रूप से जंतु या पौधों से ही प्राप्त होते हैं। जंतुओं से आप वसा, दूध, मक्खन, घी जो भी प्राप्त करते हैं वो सभी कार्बनिक होता है। पौधों से भी जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाए हुए पदार्थ होते हैं, अर्थात वह भी कार्बनिक होते हैं। बर्जीलियस के इस मत को, जिसमें इन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, इस मत को जैव शक्तिवाद के नाम से जाना गया। जैव शक्तिवाद बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसी सिद्धांत को बहुत समय तक माना जाता रहा कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए नहीं जा सकते हैं। ऐसा ही विश्वास वैज्ञानिकों का था, इसलिए कार्बनिक यौगिक बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। लेकिन सन 1828 में 1815 में बर्जीलियस ने सिद्धांत को दिया और 1828 में बर्जीलियस के ही शिष्य ओहलर ने सबसे पहले अमोनियम साइनेट को गर्म करके, यह है अमोनियम साइनेट को गर्म करके सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। यूरिया के निर्माण के साथ ही कार्बनिक यौगिकों के बनने की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई। इस तरह से जब ओहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर लिया, तो यूरिया के निर्माण के साथ ही कार्बनिक यौगिकों के बनाने की एक श्रृंखला प्रारंभ हो गई। तब से आज तक 15 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं और नित्य नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण भी हो रहा है। इस तरह से बर्जीलियस का जैव शक्तिवाद सिद्धांत गलत साबित हुआ और गलत साबित करने वाले वैज्ञानिक ओहलर थे। इन्होंने ही सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में किया। अर्थात यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण शुरू हो गया, बहुत तेजी के साथ कार्बनिक यौगिक बनाए जाने लगे और कार्बनिक रसायन एक इतनी महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभर के आई कि दुनिया में इतने अधिक कार्बनिक यौगिक बनने लगे और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें कार्बनिक यौगिकों का महत्व न हो। तो कार्बनिक रसायन एक महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान की शाखा के रूप में उभर के आई और अब तो कार्बनिक रसायन जीवन के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चाहे भोज्य पदार्थों का निर्माण हो, चाहे उर्वरकों का निर्माण हो, चाहे कॉस्मेटिक्स यानी सौंदर्य प्रसाधन का निर्माण हो, या खाद्य पदार्थों का निर्माण हो, या तमाम औद्योगिक पदार्थों का निर्माण हो, उन सभी में कार्बनिक रसायन अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस तरह से कार्बनिक रसायन एक नई महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभर के आई और
रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा बन गई। अब पूछा जाए व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या है, तो रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वो शाखा कार्बनिक रसायन कहलाती है। इस प्रकार से फिर आपको हमने कार्बनिक यौगिक जब बहुत बनने लगे तो इनका अध्ययन करना कठिन हो गया। अध्ययन को सरल बनाने के लिए फिर इनका वर्गीकरण किया गया। ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, जिसमें हमने आपको बताया था कार्बनिक यौगिकों को उनके अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया। एक भाग कहलाता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, दूसरे कहलाते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन के सिरे स्वतंत्र होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं और ये लंबी श्रृंखला भी बना सकते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को खुली श्रृंखला या ओपन चेन कंपाउंड या इनको हम एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक इसलिए नाम दिया गया, पहले एलिफैटिक शब्द उच्चवशीय अम्लों के लिए प्रयुक्त होता था। मेथेन सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जो खुली श्रृंखला वाला होता है। उसके बाद फिर बंद श्रृंखला वाले क्लोज्ड चेन कंपाउंड, दूसरा भाग हुआ क्लोज चेन कंपाउंड या बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन के सिरे स्वतंत्र नहीं होते हैं और आपस में जुड़ करके एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। फिर बंद श्रृंखला वालों में आपको बताया गया है कि बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया। खुली श्रृंखला वालों को कोई आगे डिवीजन नहीं किया गया। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया और वो दो भाग कौन से थे? एक था एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक के बारे में बताया था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके विशेषताएं या गुण एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों से मिलकर समानता प्रदर्शित करते हैं, एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। जैसे खुली श्रृंखला या ओपन चेन कंपाउंड में उदाहरण मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन थे, उसी प्रकार से एलिसाइक्लिक उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन इस तरह से थे। फिर विषम चक्री बताया था। विषम चक्री कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका चक्र कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, विषम चक्री यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्री के उदाहरण बताए थे, ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो फ्लोरान होता है, सल्फर जुड़ा होता है तो थायोफीन होता है और नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो पिरिमिडीन होता है। इस तरह से फिर एरोमेटिक के बारे में बताया था। एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जो चक्री होते हैं और उनके चक्र में 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ चक्र होता है और उस चक्र में द्विबंध एकांतर में पाए जाते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बेंजीन होता है। तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में आपको बताया जा चुका है। फिर आगे आज समझना है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं इनका डिटेल आपको अब पढ़ना है, इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। वैसे हाइड्रोकार्बन को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक हाइड्रोकार्बन ऐसे जो एलिफैटिक होते हैं और दूसरे हाइड्रोकार्बन ऐसे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन को हमने बताया था, कार्बन की विशेषताएं बताई थी कि कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़ सकता है। इसी आधार पर कार्बन हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला बताया था ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकताएं, जैसे कि आपको पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वह सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ी हो सकती है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हो सकती है या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हो सकती है। इसी आधार पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें
कार्बन की संयोजकताएं सिर्फ एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 इस सामान्य सूत्र के द्वारा हम इस श्रेणी के सभी यौगिकों के नाम आसानी से जान सकते हैं। ये सभी ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम प्रोपेन लेते हैं, C3H8। C3H8 इसका अनुसूत्र होगा, इसका रेशनल फार्मूला होगा CH3CH2CH3। इसी का अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया जाए तो 3 कार्बन है और शेष जगहों पर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सदैव एकल बंध आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या देखिए, कार्बन के चारों संयोजकताओं को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ा गया है, चाहे किसी भी कार्बन को आप ले लें। फिर बताया था कि सिंगल बॉन्ड क्यों आएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया था C2H6, एथेन का उदाहरण लीजिए आप। 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। आप देखिए, कार्बन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी चारों इलेक्ट्रॉन बना दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 हाइड्रोजन को हमने दर्शा दिया। अब प्रत्येक परमाणु जब रासायनिक संयोग करता है तो उसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 स्वयं कार्बन के हैं, 1 हाइड्रोजन इसके पास, 1 इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसका है और 1 इसका है। तो 4 3 7 और 1 इससे ले लिया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। हाइड्रोजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम की भांति अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार इस कार्बन के पास 4 स्वयं के हैं, तीनों हाइड्रोजन से लिया 7 और 1 इस कार्बन को दिया था तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए। और हाइड्रोजन ने कार्बन को दिया तो हाइड्रोजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना हीलियम की भांति अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन से 1 सिंगल बॉन्ड बनता है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन की मध्य साझेदारी भी है, तो इन सब के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आएगा। अर्थात जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वह सभी सहसंयोजी होते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी होते हैं, चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक हो वह सहसंयोजी कार्बनिक यौगिक होता है। इसके अलावा वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक वे होते हैं जो आयनिक होते हैं, उनमें आयन बनते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, यह एक वैद्युत संयोजी यौगिक है क्योंकि इसका आयनों में टूट जाता है, मगर ये आयनित नहीं होते हैं। अर्थात कार्बनिक यौगिक आयनित नहीं होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, मगर कार्बनिक यौगिक जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जैसे अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में ये घुल सकते हैं, मगर जल में प्रायः अविलेय होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहा जाता है और एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। सामान्य सूत्र के माध्यम से हम इस श्रेणी के पाए जाने वाले सभी सदस्यों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। यदि n बराबर 1 कर देंगे तो पहला सूत्र क्या बन जाएगा, CH4, अर्थात सबसे पहला कार्बनिक यौगिक CH4 माने मेथेन है। n बराबर 2 रख देंगे तो बन जाएगा C2H6, एथेन बन जाएगा। n बराबर 3 रख देंगे तो C3H8 बन जाएगा। n बराबर 4 रख देंगे तो C4H10 बन जाएगा।
इस तरह से हम n का मान बढ़ाते हुए इस श्रेणी के सभी सदस्यों के नाम आसानी से लिख सकते हैं। फिर आप बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इनको हम अनसैचुरेटेड के नाम से जानते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध या फिर त्रिबंध द्वारा जुड़ी हुई होती है। सिंगल बांड वाले सभी संतृप्त कहलाते हैं, जबकि डबल बांड और ट्रिपल बांड वाले जिनमें उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अर्थात इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे कार्बनिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध द्वारा जुड़ी होती है, और दूसरे ऐसे हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम जो द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एल्कीन, और जिनमें त्रिबंध पाया जाता है उन्हें एल्काइन के नाम से जाना जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? जैसे एल्केन का CnH2n+2 था, उसी प्रकार से एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्कीन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य C2H4 होता है, जिसे एथिलीन कहा जाता है, और एल्काइन श्रेणी का सबसे पहला सदस्य C2H2 होता है, जिसे एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य एथिलीन है, जिसका फार्मूला है C2H4। हमने बताया यहाँ पर कार्बन की संयोजकता द्विबंध द्वारा जुड़ी होती है, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे आप तो कार्बन से हाइड्रोजन द्विबंध, कार्बन और कार्बन द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और कार्बन संयोजकता देखिए 2 1 3 1 4, इस कार्बन के लिए 2 1 3 1 4। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यह द्विबंध आता है। जबकि दूसरा हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, और एल्काइन श्रेणी का पहला सदस्य C2H2 है। C2H2 में भी कार्बन के बीच में त्रिबंध आएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है। कार्बन संयोजकता 3 1 4, इस कार्बन की 3 1 4। इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन के बारे में आपने समझ लिया होगा कि हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कार्बनिक यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा गया है। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं, जुड़ी रहती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है, और एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और इस श्रेणी का सबसे पहला सदस्य मेथेन है। मेथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दलदल वाले स्थानों पर पाई जाती है, खास करके धान के खेतों में, खास करके कोयले की खदानों में यह गैस आसानी से बन जाती है। कोयलों की खदानों में जब कोयला निकालते हैं मजदूर, नीचे से कोयला निकालते हैं, कहीं पर भी उसने माचिस का प्रयोग कर लिया, जला दिया, तो वहां पर आग लग जाती है। इसलिए मेथेन को मार्स गैस के अलावा फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है। मेथेन को हम फायर डैम्प भी कहते हैं क्योंकि कोयलों की खदानों में मेथेन गैस में आग लग जाती है, तो फायर डैम्प के नाम से भी जानी जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की संयोजकता द्विबंध द्वारा संतुष्ट होती है उन्हें एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र C2H4, अर्थात एथिलीन सबसे पहला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। एथिलीन में द्विबंध क्यों होता है? इसी प्रकार के जैसे हमने एथेन में शेयरिंग करके बताया है
आप यहाँ पाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो द्विबंध आ जाता है और इस तरह से इसका संरचना सूत्र बनता है। एस्टिलीन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यहाँ पर कार्बन की संयोजकता त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है और एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है और एस्टिलीन इसका पहला सदस्य है। एस्टिलीन में संरचना सूत्र की बात की जाए तो कार्बन की संयोजकता त्रिबंध द्वारा जुड़ी होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक तीन प्रकार के आपने देखा। पहले कार्बनिक यौगिक को हमने एल्केन का नाम दिया और दूसरे को नाम दिया एल्कीन का नाम दिया और तीसरे को हमने एल्काइन का नाम दिया। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। सामान्य सूत्र के पता होने से हम उस श्रेणी के सभी यौगिकों के बारे में जान सकते हैं और यौगिक को पहचान सकते हैं। जैसे कहा जाए, बताइए C4H10 किस प्रकार का कार्बनिक यौगिक है? एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? तो अब देखिए 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा है। दुगुने से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये C4H10 क्या होगा? एल्केन होगा। कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन दुगुने से 2 ज्यादा है। कार्बन है 4, 4 का 2 गुना 8, 8 से 2 ज्यादा है, अर्थात एल्केन श्रेणी में ये फिट होता है, इसलिए C4H10 एल्केन के अंतर्गत आएगा और ब्यूटेन है। जैसे कहा जाए C3H6 बताइए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या है? तो कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या दुगुने के बराबर यानी CnH2n दुगुने के बराबर हो तो वह एल्कीन होगा, अर्थात C3H6 एल्कीन होगा। जैसे कहा जाए कि C4H8 क्या होगा? कार्बन से हाइड्रोजन दुगने के बराबर है तो क्या होगा? एल्कीन के अंतर्गत आएगा, CnH2n के अंतर्गत आएगा, अर्थात एल्कीन होगा। तो हम सामान्य सूत्र के माध्यम से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कहा जाए C5H12 क्या होगा? C5H12 कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की 12 है, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या दुगने से 2 ज्यादा है। दुगने से 2 ज्यादा है मींस इस फार्मूले पर फिट होगा, यह एल्केन होगा। तो हम सामान्य सूत्र के माध्यम से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने भागों में बांटे गए हैं। आगे का पार्ट और महत्वपूर्ण है, इसको आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब आगे समझिएगा एल्किल ग्रुप और क्रियात्मक समूह। एल्किल ग्रुप क्या होता है? एल्किल समूह एंड फंक्शनल ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एल्किल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। हिंदी में कहेंगे एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह, ये क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्किल समूह एल्केन श्रेणी के सदस्यों से यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, एल्केन श्रेणी के सदस्यों से यदि एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया जाए तो जो प्राप्त समूह होगा वह एल्किल समूह कहलाता है। एल्केन श्रेणी के सदस्य कौन से हैं? अभी आपने पढ़ा है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सभी एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं। जैसे मान लिया हमने मेथेन से CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH4 से एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बना? CH3। मेथेन से एल्केन श्रेणी के सदस्य एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये एल्किल ग्रुप कहलाएगा। मेथिल, आगे सब इनका प्रयोग है इसलिए एल्किल ग्रुप समझ लीजिए। दूसरा है एथेन, C2H6, इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो C2H5 बन गया,
ये हो गया एल्किल समूह एथिल। एथेन और एथिल में अंतर यही है, एथेन से एक हाइड्रोजन को माइनस किया गया तो एल्किल समूह एथिल बना। मेथेन से एक हाइड्रोजन को घटा दिया गया तो CH3 बचा। CH3 को मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से हम एल्केन श्रेणी के सदस्यों से एक हाइड्रोजन को घटाने पर जो प्राप्त समूह होता है वह एल्किल समूह कहलाता है। अब इसी के बाद आता है क्रियात्मक समूह। ये बेसिक है कार्बनिक का, समझना है। जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तब तक आगे की कार्बनिक रसायन समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण ब्रांच है और इसमें बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिसके अंतर्गत आप बेसिक आप समझ रहे हैं। क्रियात्मक समूह क्या होता है? हाँ, एक बात और जान लीजिए, एल्किल समूह जैसे लिखा है CH3OH, जैसे लिखा है C2H5OH, यह है मेथिल अल्कोहल, यह है एथिल अल्कोहल। इसके दो पार्ट हो गए, एक भाग इधर का और एक भाग उधर का। CH3 एल्किल समूह है, अभी आपने देखा है। C2H5 एल्किल समूह अभी आपने देखा है। और ये वाला भाग क्रियात्मक समूह है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, पहला भाग एल्किल समूह कहलाता है और दूसरा भाग क्रियात्मक समूह कहलाता है, एल्किल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप। एल्किल समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग है जिस पर उसके भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एल्किल समूह पर। भौतिक गुणधर्म क्या है, उसकी विलेयता क्या है, उसका गलनांक या क्वथनांक क्या है, ये सब आप उसका घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सभी भौतिक गुणधर्म आते हैं। तो भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं एल्किल समूह पर। और दूसरा पार्ट OH देख रहे हैं, हर एक क्रियात्मक समूह सभी यौगिकों में अलग अलग होगा। एल्कोहल समूह है तो एल्कोहल ग्रुप OH है। तो क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग होता है जिस पर उसके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। सभी कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म उसके क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। तो एल्किल समूह वो भाग है जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज, और क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप वह भाग है जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। आप कोई भी कार्बनिक यौगिक आगे पढ़ेंगे तो उसके भौतिक गुणधर्म लिखेंगे, उसके रासायनिक गुणधर्म लिखेंगे अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके क्रियात्मक समूह पर और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके एल्किल ग्रुप पर निर्भर करती है। मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल दोनों का क्रियात्मक समूह OH है, दोनों का क्रियात्मक समूह समान है, इसलिए मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्मों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। बिकॉज देयर इज द सेम फंक्शनल ग्रुप इन द बोथ अल्कोहल, दोनों में समान क्रियात्मक समूह है इसलिए रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। लेकिन CH3 और C2H5 दोनों के एल्किल ग्रुप डिफर है, एल्किल ग्रुप भिन्न है, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भिन्नता होती है, इसलिए इनके भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता होती है, क्योंकि भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं एल्किल समूह पर। एक में मेथिल अल्कोहल में एल्किल समूह CH3 है और एथिल अल्कोहल में एल्किल समूह C2H5 है। दोनों के एल्किल समूह में भिन्नता है, इसलिए भौतिक गुणधर्मों में भिन्नता होगी। अर्थात मेथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, एथिल अल्कोहल का कुछ होगा, मगर रासायनिक गुणधर्मों में समानताएं होती हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं, एक भाग उसका एल्किल समूह और एक भाग उसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का एल्किल समूह वह भाग होता है जिस पर उसके भौतिक गुणधर्म निर्भर करते हैं और क्रियात्मक समूह वह भाग होता है जिस पर उसके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दोनों को आपने समझ लिया। इसी तरह से अलग अलग कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह अलग अलग होता है। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि C2H6, CH4, C3H8 इनमें कहां क्रियात्मक समूह लिखा है? तो इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इसमें उपस्थित सिंगल बांड वाले हैं, एल्केन है। अभी बताया हमने एल्केन में कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें कार्बन की संयोजकताएं सिंगल बांड द्वारा, एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, जिनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा। तो इन सब की प्रॉपर्टीज
इसके सिंगल बॉन्ड पर निर्भर करेंगी। यहाँ पर भले क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा, लेकिन इनका उपस्थित सिंगल बॉन्ड क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पर उसके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करेंगे। और एस्टिलीन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्काइन की त्रिबंध पर निर्भर करेंगी। यहाँ पर क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, इसके बॉन्ड इस पर निर्धारित करते हैं रासायनिक गुणधर्मों को। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में से इनके उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच पाए जाने वाले बंध पर उसके रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। इस तरह से एल्किल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, इस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है आपने समझ लिया। अब एक बात बुलाता है अकार्बनिक रसायन, पीछे आप पढ़ चुके हो, यह है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या है? तो कार्बनिक यौगिक कार्बन से मिलकर बने होते हैं, अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन नहीं होता है। कार्बनिक यौगिक आपने देखा सहसंयोजी होते हैं, प्रायः सहसंयोजी होते हैं। अकार्बनिक यौगिक प्रायः वैद्युतसंयोजी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड अकार्बनिक यौगिक वैद्युतसंयोजी यौगिक होता है। तो कार्बनिक यौगिक प्रायः जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। लेकिन अकार्बनिक यौगिक जल में विलेय और कार्बनिक विलायकों में प्रायः अविलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगे, गलनांक वह ठोस वो ताप जिस पर कोई ठोस पिघल जाए। तो जो वैद्युतसंयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होते हैं। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक अकार्बनिक की तुलना में कम होते हैं। इस तरह से कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर भी आपने समझ लिया। ठीक, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब अगले क्लास में आपको सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है, उसके बाद फिर कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में बताया। ठीक है, समझ गए?